किला लाहौर में आने वाले शायकीन के लिए दो इमारतें ख़ास तौर पर दिलचस्पी का बायस हैं। इनमें से एक तो नौलखा की इमारत है और दूसरी शीश महल की। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जो लोग इन दो इमारतों को देखने आते हैं वो इन दो इमारतों के सामने वाक़े उस सहन को भूल जाते हैं जो उतना ही खूबसूरत है जितना कि ये दो इमारतें। और आज हमारा मौजू भी यही सहन है। ये सहन शाह बुर्ज में वाक़े है और शाह बुर्ज वो बुर्ज है जिसे शाहजहां ने अपने दौर में तामीर करवाया। शाह बुर्ज का महल वक़ू कुछ इस तरह है कि इसके शुमाल की जानब इकबाल पार्क का वसी मैदान वाक़ है, जबकि उसके अगर थोड़ा आगे जाएं शुमाल मगरिब की जानब तो हमें मीनार पाकिस्तान की वो अजीम इमारत याद आती है जो हमें हर वक्त हमें आज़ादी की याद दिलाती है। इस शाह बुर्ज के मगरिब की सिमत बादशाही मस्जिद वाक़ है जिसका शुमार आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी मसाजिद में होता है। जनूब की सिमत में शाही किला की मोती मस्जिद और आलमगिरी दरवाज़ा वाक़ है, जबकि मशरक़ की जानब लाल बुर्ज, स्याह बुर्ज, दीवान ख़ास, जहांगीरी क्वार्टर्स, जहांगीरी ख्वाबगाह और अकबर के वक्त की कुछ इमारत अब भी बाकी हैं। अब आइए ज़रा देखते हैं कि इस सहन के गिरदा गिर्द या किला के अंदर कौन कौन सी अहम इमारतें हैं। सबसे पहले तो ये मेरे दाएं तरफ वो इमारत है जिसे हम शीश महल के नाम से याद करते हैं। इसके थोड़ा मगरब की जानब अगर आप देखें तो आपको एक 2 मंजिला बरामदा नज़र आएगा जिसके 3 दर नीचे हैं और 3 ऊपर। नीचे के 3 दर संगे मरमर के और ऊपर के 3 दर रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। इस 2 मंजिला इमारत के साथ ही मगरब की जानब एक सैदरा और है, ये भी संगे मरमर से तामीर किया गया है। इसके थोड़ा आगे एक खला है जिसमें आप खूबसूरत जालियां देख रहे हैं। ऐन मगरब की सिमत में छोटी सी आबशार के आगे नौलखा की अजीम इमारत वाक़ है और इस पे जो पेट्राड्योरा का काम हुआ है वो आज भी दुनिया के अजीम कामों में शामिल होता है। फिर एक छोटे से खला के बाद आपको 3 ओपनिंग वाली एक और बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। इसकी 3 ओपनिंग्स एलिवेशन पे हैं जबकि एक ओपनिंग शमाल की जानिब वाक़ है। जनूबी सिमत में 2 किस्म की कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। मसलन जनूबी सिमत में मगरब की जानब एक 3 दरों वाला बरामदा है, फिर बीच का हिस्सा है जिसमें 3 ट्यूडर आर्चेज नज़र आ रही हैं। दरमियानी आर्च के बीच आपको एक छोटी सी आबशार नज़र आ रही है। ये वही आबशार है जो छत से पानी लाती, इससे गिरता और पानी छोटी छोटी नहरों से होता हुआ इस तालाब में गिरता। मज़ीद मशरक़ की जानब आपको 3 दरों वाला एक और बरामदा नज़र आ रहा है। इसके आगे आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिसमें स्याह पट लगे हैं। ये इस इमारत का या इस सहन का असल दरवाज़ा नहीं है, ये बल्कि बाद की इख्तरा है। मेरा यकीन है कि यहाँ ये जो आपको एक खाली दीवार नज़र आ रही है, कभी यहाँ एक पेविलियन था और यहीं इस दीवार के पीछे 8 दरा की खूबसूरत इमारत है और यहीं से अंदर आने का एहतमाम था। ये दीवार सिखों के वक्त में तामीर की गई और 8 दरा को इस बिल्डिंग से अलग कर दिया गया। आगे चलकर हमें एक 3 दरों वाली और इमारत नज़र आ रही है। इसमें एक छोटा सा खूबसूरत गुसल खाना भी है जो काबिल दीद है और अभी हम उसका तज़किरा करेंगे। यूं चक्कर लगाते हुए अब हम शीश महल के तकरीबन मशरक़ी सिमत में आ चुके हैं और यहाँ भी हमें एक 2 मंजिला बरामदा नज़र आ रहा है। यहाँ नीचे की मंजिल एक बार फिर सफ़ेद संगे मरमर और ऊपर की मंजिल लाल पत्थर से बनाई गई है। यूं इस सहन का महल वक़ू हमने मुकम्मल किया। आइए अब इस सहन के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यानी मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका भी एक जायज़ा लें। सबसे पहले तो इसके फर्श या सहन का वो हिस्सा है जो बिल्कुल मुतवाज़ी, जिसे हम फ्लोर कह सकते हैं। उस पर मुख्तलिफ किस्म के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, उनका अभी मैं आपसे तफसीली ज़िक्र करता हूँ। सहन के ऐन वस्त में एक मुरब्बा डिप्रेशन है। इस मुरब्बा डिप्रेशन के बीचों बीच एक गोल तालाब है। इस तालाब की गहराई ज़्यादा नहीं लेकिन इसकी खूबसूरती यकीनन काबिल ज़िक्र है। इस तालाब के बीच में एक मुरब्बा तख्त है जिसको जनूब की जानब एक छोटे से पुल से मिला दिया गया है। इसी जानब अगर हम आगे चलें तो हमें एक छोटी सी आबशार बरामदे के अंदर नज़र आती है। वो इसका एक चौथा रुख है। 5वां रुख इस सहन का ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर
इसमें छोटी छोटी आबशारें दी गई हैं। इन आबशारों का भी हम जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किन आबशारों से पानी तालाब में आता था और किन आबशारों से ज़ायद पानी तालाब से खारिज होकर बाहर जाता था। सहन की आराइश और तश्कील के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं उनमें 3 पत्थर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। एक तो स्याह रंग का संगमरमर है जिसके आप छोटे छोटे मुरब्बे देख सकते हैं। उनके साथ साथ जर्द रंग का पत्थर है जिसकी मुस्ततीलें उन मुरब्बों से जुड़ी हुई हैं। इनके बीच में जो छोटे छोटे मुरब्बे और मुस्ततीलें बन रही हैं वहाँ संगे अबरी या संगे बादल या वेरिएगेटेड स्टोन इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों को मिलाकर एक बॉर्डर बनता है। ये बॉर्डर जो सहन के गिरदा गिर्द इमारतें वाक़ हैं उनके साथ साथ चलता है और जहाँ जहाँ आबी रास्ते आते हैं ये बॉर्डर उन आबी रास्तों के दोनों तरफ भी एक बॉर्डर को तश्कील देता है। इन आबी रास्तों के साथ साथ चलते हुए हम सहन के बीच में जो बड़ा तालाब है वहाँ तक पहुँचते हैं और यही बॉर्डर फिर उस तालाब के गिरदा गिर्द घूम जाता है। जिस तरह इस सहन के मगरब में 9 लखा की इमारत वाक़ है, मेरा ख्याल है कि ऐन मशरिक़ की जानिब भी इसी तरह का एक छोटा सा और पवेलियन था जो चंद स्तूनों पर खड़ा था और उसके ऊपर भी एक खूबसूरत छत थी। इसकी निशानदही इस तरह से भी होती है कि एक तो आपको ये सफ़ेद संगमरमर का बॉर्डर नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ ऐसी सिलें लगी हुई हैं जो बड़े इर्रेगुलर हैं, जैसा कि ये फर्श बाद में बनाया गया हो। दोम ये कि ये जो बॉर्डर पीले और स्याह पत्थर से मिलकर बनाया गया है, यहाँ भी ये एक ऐसा रुख इख्तियार कर रहा है जो इस चीज़ की वाज़ेह तौर पर निशानदही करता है कि ये बॉर्डर इस इमारत के गिरदा गिर्द होता हुआ गुजरता था। ये चौकोर तालाब का किनारा है। इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 6 इंच होगी, लेकिन इस 6 इंच में हमें यहाँ एक संगमरमर की सफ़ेद पट्टी, फिर स्याह संगमरमर की एक पट्टी और फिर येलो सैंडस्टोन की एक पट्टी और फिर कोई 4 इंच बाहर निकलती हुई एक और सफ़ेद संगमरमर की पट्टी है जो 1 इंच ऊंची है। इसके आगे फिर मुतवाज़ी सतह शुरू हो जाती है। यहाँ हमें डेकोरेटिव मोटिव्स नज़र आ रहे हैं जो मल्टीफॉयल मोटिव्स पर बने हुए हैं और इनमें इन्वर्टेड और ऊपर से नीचे जाने वाले दोनों किस्म के मोटिव्स बखूबी नज़र आते हैं। आगे फिर एक स्याह पट्टी, एक सफ़ेद पट्टी और एक छोटी स्याह पट्टी है और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर मुतवाज़ी फर्श चला गया है और इसमें भी सफ़ेद और स्याह संगमरमर को मिलाकर फूल और मल्टीफॉयल मोटिव्स तरतीब दिए गए हैं। यहाँ से जो गोल तालाब है उसकी हद शुरू होती है और यहाँ से ही वो ढलवान शुरू होती है और एक बार फिर हमें स्याह पत्थर, सफ़ेद पत्थर और स्याह पत्थर की पट्टी नज़र आती है। फिर एक बड़ा बैंड बनता है, इसमें तीरनुमा मोटिव चलते हैं। फिर यही बैंड यहाँ रिपीट होता है और फिर नीचे जो तालाब की गोलाई है उसमें मल्टीफॉयल डिज़ाइन बने हुए नज़र आते हैं। ये डिज़ाइन इस खूबसूरती से तामीर किए गए हैं कि ज्योमेट्री अपने इंतहा को छूती नज़र आती है। तालाब की गहराई कोई ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट के करीब होगी और इतनी कम गहराई में जब पानी जमा होता था तो पानी के थ्रू इसमें जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बने हैं वो नज़र आते थे और उनकी दिलकशी का अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। इस तालाब के वस्त में ये एक तख्त भी था। इस तख्त के ऊपर एक संगमरमर का बॉर्डर है, फिर स्याह संगमरमर का एक छोटा बॉर्डर, फिर एक सफ़ेद बॉर्डर और फिर एक स्याह बॉर्डर है, जबकि इसका वस्ती हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर ज्योमेट्रिक डिज़ाइनों से मुज़य्यन है और उसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। इसके क्लोज़अप से आप बखूबी अंदाज़ा कर सकेंगे कि इसकी डेकोरेशन में किस कदर मेहनत की गई। तख्त का बॉर्डर तकरीबन 2.5-3 इंच के करीब होगा। नीचे जो ये फ्रीज हमें नज़र आ रही है इसकी चौड़ाई 2 इंच के करीब है और इस पे हमें डेकोरेटिव मोटिव्स जिन्हें हम अरेबिस्क कह सकते हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसका एक बगौर जायज़ा लें तो आप महसूस करेंगे कि ये खुदाई तकरीबन आधा इंच अंदर चली गई है। यह तख्त शुरू में 12 सतूनों पर कायम था, लेकिन जब इसकी मरम्मत की गई तो सतूनों के माबैन जो हिस्सा था उसको भी भर दिया गया और अब वो सतून आपको नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता ये जो पुल है इसको अगर आप देखें तो इसके नीचे जैसे सतून बने हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही सतून इस तख्त के नीचे थे। अब जो ये पुल है ये जनूबी जानब से इस तख्त की जानिब आता है।
لیکن جو ہی یہ پل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے یعنی تالاب کے آخری حصے پر تو وہاں سے ایک نہر شروع ہو جاتی ہے۔ جنوبی برآمدہ کے وسط میں یہ ایک آبشار ہے جس کی اونچائی تقریباً 2 میٹر اور چوڑائی 1 میٹر سے بھی کم ہے۔ اس میں سیاہ رنگ، سفید رنگ اور پھر سیاہ رنگ اور زرد رنگ اور سنگ ابری کو ملا کر یہ ڈیزائن تخلیق کیے گئے ہیں۔ ان ڈیزائنز کو ہم زگ زیگ یا شیورن ڈیزائن کہتے ہیں۔ اوپر ایک سلاٹ تھی جہاں سے پانی سپلائی ہوتا اور اس پانی کی سپلائی کے لیے اس برآمدے کی چھت پر بہت سی ڈکٹس ہیں جہاں سے پانی آتا۔ پانی اس آبشار سے ہوتے ہوئے اس چھوٹے سے تالاب میں گرتا، یہاں جمع ہوتا اور پھر زمین دوز راستے سے ہوتا ہوا وہ اس چھوٹی سی آبی گزرگاہ میں آ نکلتا اور یہاں سے چلتا ہوا اگر آپ پل کے پاس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہوگا۔ اس سوراخ میں سے یہ پانی تالاب کے وسط میں چلا جاتا۔ اب اس تالاب کی باقی 3 جانب 3 چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ وہ تینوں نہریں پانی کے انخلا یا خروج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ حال ہی میں اس صحن کی مرمت کے لیے کچھ حصے کی کھدائی کی گئی اور جب اوپر کی ان سلوں کو ہٹایا گیا اور کھدائی کی گئی تو نیچے ہمیں کچھ اس قسم کی نالیاں نظر آئیں۔ یہ نالیاں اس طرح بچھائی گئی ہیں کہ ان کا ایک مکمل جال نظر آتا ہے۔ ان نالیوں کی گہرائی زیادہ نہیں، کوئی 4-5 انچ کے قریب ہوگی۔ ان کا ایک واضح مقصد تھا۔ ان میں ہر وقت ٹھنڈا پانی رواں دواں رہتا اور اس کا مقصد یہ تھا ایک تو وہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا، دوسرے رات اور دن کے 2 ٹیمپریچرز کے درمیان جو بڑا فرق ہوتا ہے، مثلا رات کو کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، دن کو کافی گرمی ہوتی ہے، اس سے پتھر کانٹریکٹ کرتا ہے اور ایکسپینڈ کرتا ہے اور اس کانٹریکشن اور ایکسپینشن سے وہ اپنی ساخت کھو دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم پتھر کا ڈیکے کہتے ہیں۔ اسی کانٹریکشن اور ایکسپینشن کو روکنے کے لیے نالیوں کا یہ جال بچھایا گیا۔ یہ صحن بیرونی سطح زمین سے تقریباً 25 فٹ بلند ہے لیکن نیچے کا حصہ تمام کا تمام سالڈ نہیں بلکہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ چاروں طرف ایک کوریڈور ہے۔ اس کوریڈور کے بیچ کا جو حصہ ہے جو تالاب کے عین نیچے ہے وہ ایک سالڈ میس ہے۔ اس تالاب سے جو پانی خارج ہوتا تھا وہ مختلف آبشاروں کے ذریعے اس کوریڈور میں گرتا اور اس کوریڈور کو ٹھنڈا رکھتا اور محل میں رہنے والے اسی کوریڈور میں گرمیوں کی دوپہریں بسر کرتے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔